Hello, good morning, student. Today we will talk about the distinction between concept of guarantee and concept of indemnity. ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे जो गारंटी है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी है और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले जब हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो इनकी डेफिनेशन क्लॉज पे जाएंगे, इनकी मीनिंग पे जाएंगे कि इन दोनों की मीनिंग क्या कहती है, इन दोनों की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 लिखा है आपका, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ठीक, इन्होंने पहले क्या कर दिया है, इसको डिफाइन कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो प्रॉमिस कर रहा है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका प्रिंसिपल डेटर है या क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया है तो वहाँ पे थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो उसको बोला गया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इसी तरह आप इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, इसमें सेक्शन 126 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 126 में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 124 में। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है, वेयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर। इसमें क्या है, किसी दूसरे पर्सन को लॉस से बचाने की बात की जा रही है। ठीक है, सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो प्रोमिसर होता है वो प्रॉमिस कर रहा है, किससे कर रहा है, जो हमारे इंडेमनिटी फाइड है, मतलब इंडेमनिटी होल्डर है, उससे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें जो भी लॉस होगा उससे मैं बचाऊंगा, चाहे ये लॉस मेरी वजह से हो या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से हो, मैं उसकी भरपाई करूंगा। ठीक है, वहाँ भी क्या था, वहाँ भी एक टाइप से गारंटी जो थी, गारंटी में भी क्या है, लॉस ना हो क्रेडिटर को, इसीलिए वहाँ पे गारंटी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अगर हम इसमें एक चीज़ आप लोगों को बताएं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी होता है वहाँ पे क्या है, उसमें आपको इंडेमनीफायर इंक्लूड मिलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया कि ये डिफाइन कहाँ किया गया है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर इसमें देखिए सेकेंड नंबर पे, कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी इज इंटर इनटू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इनेबलिंग अ पर्सन टू गेट ए लोन or goods on credit or an employment, while the concept of indemnity is entered into with the object of protecting the promise against anticipated loss। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी है वो कैसे इंटर की जाती है, मतलब किन किन चीज़ों के लिए ली जाती है गारंटी। तो पहली बात तो यहाँ बताया गया ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मान लीजिए किसी ने लोन लिया, ए पर्सन टू गेट ए लोन, या कोई गुड्स लिए उसके बदले उसके बिहाफ पे गारंटी ली गई, या कोई क्रेडिट किया गया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे, या कोई रोजगार वगैरह दिया जा रहा है तो उसके बिहाफ पे भी गारंटी ली जाती है। ठीक है, इंडेमनिटी में क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है, इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है, संरक्षा सुरक्षा प्रदान करना, किसको, प्रॉमिसी को यहाँ प्रोटेक्शन की देने की बात की गई कि अगर प्रॉमिसी को कोई लॉस होता है, एंटिसिपेटेड लॉस होता है, तो वो कौन करेगा, जिसने प्रॉमिस किया होगा, मतलब प्रॉमिसर हिमसेल्फ या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से अगर लॉस हुआ है तो भी प्रॉमिसर ही लायबिल होगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड नंबर आता है, इन कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पार्टी। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किन लोगों के बीच में होता है, क्या मोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टीज़ देखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, 2 पार्टीज़ आर देयर, मीन्स इंडेमनीफायर है, इंडेमनीफाइड मीन्स इंडेमनिटी होल्डर। ठीक, 2 पार्टीज़ आर देयर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर 3 पार्टीज़। ठीक है, इसमें कितनी होती है, 3 पार्टीज़ ओनली। फर्स्ट इज क्रेडिटर, सेकंड वन इज आपका प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड वन इज आपका श्योरिटी होल्डर, मतलब श्योरिटी जिसने गारंटी ली है। ठीक है,
तो आपने जैसे पढ़ा, इसमें लिखा है दी पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, जिसने गारंटी दी, जिसे गारंटी दी गई है वो कौन है? क्रेडिटर। दी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गारंटी, किसके बिहाफ पे दी गई है वो कौन है यहाँ पे? गिवन इज कार प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, किसके बिहाफ पे दी गई है? प्रिंसिपल डेटर के। और किसने दी है? ये कौन है? श्योरिटी ने दी है। ठीक है, बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर ओनली टू पार्टीज, नेमली इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। द पर्सन हु गिव्स, लिखा है द पर्सन हु गिव्स इंडेमनिटी इज का इंडेमनीफायर एंड प्रोमिसर। ठीक है, द पर्सन फॉर हुज प्रोटेक्शन इंडेमनिटी इज गिवन कार द इंडेमनीफाइड और प्रोमिसी और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, फिर फोर्थ वन है आपका पॉइंट, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द श्योरिटी एज्यूम ए सेकेंडरी लायबिलिटी। देखिए अब यहाँ पे सेकेंडरी लायबिलिटीज़ की बात आ रही है। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। उसके पास सेकेंडरी लायबिलिटी होती है टू एंश्योर फॉर द डेप्टर हु रिमेन्स प्राइमरी लायबल। ठीक है, वेयर एज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी श्योरिटी एज्यूम। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होती है कि जो श्योरिटी जिसने लॉस से बचाने के लिए, जिसने अपनी प्रॉमिस किया है लॉस से बचाने का, उसकी क्या लायबिलिटी होती है यहाँ बताया गया है। उसकी लायबिलिटी यहाँ बताई गई है प्राइमरी लायबिलिटी, आइदर एलोन जॉइंटली विद द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कोई और नहीं ज्वाइंट है, तो मतलब यहाँ पे जो जिसने बोला है प्रॉमिसर ने कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो उसी की ही क्या है? प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है। लेकिन श्योरिटी लायबिलिटी में क्या है? वो उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी, क्योंकि उसके पहले जो उधार दिया गया वो किसको दिया गया? प्रिंसिपल डेटर को। अब वो नहीं पे कर पा रहा, तब वो ट्रांसफ़र होती है किसके पास? लायबिलिटीज़ आपके श्योरिटी होल्डर, इसलिए उसको सेकेंडरी लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है, देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है नेमली बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब होता है तो वहाँ तीनों पार्टीज में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिना बताए थोड़ी ना कोई गारंटी दे देता है। तो इन तीनों पार्टीज के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है। पहले क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है, फिर ये जो ट्रांसफ़र ऐसे से होता रहता है, फिर बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर होता है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं दिया तो वो उनके बीच में गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट कि अब आप पे करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, उनके बीच में हो गया। फिर वहाँ पे प्रिंसिपल डेटर से पूछा जाता है, तो प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से कहता है आप दे सकते हैं मेरे बिहाफ पे गारंटी, तो वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट आर देयर इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, फिर इंडेमनिटी में क्या होता है? इंडेमनिटी में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर, ओनली 2 पार्टीज आर देयर। तो यहाँ पे 2 ही पार्टीज के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी होगा। ठीक है, थर्ड से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कंपाउंड कॉन्ट्रैक्ट, वाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंडेमनिटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या है? एकदम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? एक ही पर्सन लायबिल होगा, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। ठीक है, फिर 6 है आपका, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखिए हमने अभी पहले यही चीज़ बताई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। ठीक है, फिर आपका 7 नंबर आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर ऑक्यूरेंस ऑफ 3 पर्सन एंड श्योरिटी undertakes the obligation at the request of principal debtor but a promise to be primarily and independently liable for another person conduct may amount to contract of indemnity। मतलब ये है कि जो यहाँ पे occurrence की बात हो रही है, मतलब परफॉर्मेंस की बात की जा रही है कि जो श्योरिटी होती है उसकी ऑब्लिगेशन कब शुरू होते हैं। तो जो भी श्योरिटी होल्डर होता है वहाँ पे क्या आता है? प्रिंसिपल डेटर उससे रिक्वेस्ट करता है तो उसके बिहाफ पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ली जाती है। इसी तरह आपका इंडेमनिटी में भी क्या होता है? ओनली प्रोमिसर ही लायबल होता है, क्योंकि प्रोमिसर ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, कोई भी लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिस ही नहीं कह रहा है कि तुम हमें बचाओगे कि नहीं बचाओगे। वहाँ पे वो खुद बोलता है कि अगर ये टीवी ख़राब निकला तो मैं इसकी जगह दूसरी टीवी दे दूँगा या आपको इसके पैसे वापस कर दूँगा। तो ये चीज़ क्या है?
ओनली प्रोमिसर ही इसकी तरफ से अपनी लाइबिलिटीज़ को परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, वहाँ पे जो गारंटी रखी जाती है, गारंटर जो रखा जाता है वो क्रेडिटर की तरफ से भी हो सकता है, या वहाँ पे श्योरिटी भी बोल सकते, सॉरी प्रिंसिपल डेटर भी बोल सकता है कि मैं गारंटर रख रहा हूँ अपने बिहाफ पे। इफ़ के इन एनी केस मतलब उसकी तरफ से वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो उसकी जो बदले में क्या करेगा, वो सारी पेमेंट की जाएगी उसके द्वारा, ठीक है। फिर 8th नंबर पे आता है, द पर्सन गिविंग द गारंटी शुड हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम हिज गारंटी, बट द पर्सन गिविंग इंडेमनिटी में हैव सम अदर इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम द इंडेमनिटी। देखिए वहाँ क्या है कि जो पर्सन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, वहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वहाँ पे गारंटर का कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो सब क्या है, वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे जो उसने पहले उधार ले रखा था वो सारा पेमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंडेमनिटी में क्या है कि वहाँ पे इंटरेस्ट होता है, मतलब मान लीजिए किसी को लॉस होता है, प्रॉमिसी को लॉस होता है, तो इंडेमनिटी फायर की लाइबिलिटी अराइज होगी, तो वो लॉस तो देगा ही देगा, साथ में जो भी कुछ अलग से कॉस्ट हुए हैं, खर्चे हुए हैं, उनको भी वो पे करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ओनली पे करेगा किसके भी, यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर का जो उसने पेमेंट ली है। ऐसा थोड़ी ना कि उसने अपनी तरफ से कुछ भी दे दिया, तो वो नहीं होगा, ठीक है। फिर 9th है आपका, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी गिव्स गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेप्टर। देखिए है जो गारंटी जो है वो किसके कहने पर की जा रही है, आपके प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पे क्या रही है। बट इन कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी प्रोमिसर एक्ट इंडेमनिटी। देखिए वहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रोमिसर ही बोल रहा है, वहाँ पे कौन बोल रहा है, डेप्टर बोल रहा है कि तुम्हें गारंटी हमारे बिहाफ पे लेनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुद प्रोमिसर कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें इस लॉस से बचाने की क्या प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें है 10th नंबर पे, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज ई श्योरिटी एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। यहाँ पे जो श्योरिटी है वो एग्री रहता है कि इन केस जो हमारा जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिस्चार्ज कर जाता है, मतलब उसकी मान लीजिए वो इन केस वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो यहाँ पे जो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी वो अराइज हो जाती है, ठीक है। बट इन कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इंडेमनीफाई प्रोमिसेस टू सेव द इंडेमनीफाइड फ्रॉम ए कंटिजेंट रिस्क। और यहाँ पे लेकिन क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है यहाँ पे कंटिजेंट रिस्क मतलब कि कंडीशनल रिस्क होती हैं, या मतलब हैपन और नॉट हैपन का कुछ पता ही नहीं रहता है, तो उस पे बिहाफ पे वहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि कुछ भी अगर लॉस होगा, किसी भी कारणवश लॉस होता है, तो मैं उसके लिए क्या होऊंगा, लाइबल हूँगा, मैं तो सारी पेमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे श्योरिटी जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, वहाँ श्योरिटी ओनली जो लॉस होता है किसके द्वारा, प्रिंसिपल डेटर के द्वारा, उसको पे करता है, ठीक है। फिर 11 है आपका, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी no assignment by creditor is necessary. The assignment is affected by law by virtue of the right of subrogation. But इन्हें देखिए पहले इतना पढ़िए थी, सब्रोगेशन की बात आई, मैंने इसको कहाँ बताया था सब्रोगेशन के बारे में, सब्रोगेशन के बारे में कौन सेक्शन में बताया था मैंने आपको, मैंने ये सब्रोगेशन बताया था, इंडेमनिटी बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते रहिए। सब्रोगेशन वर्ड लिखिए पहले, इसको देखिए। सब्रोगेशन का मतलब होता है कि जब हमारा जो श्योरिटी होल्डर होता है वो अगर, एक मिनट, हाँ, जो श्योरिटी होता है, ठीक है, वो अगर, ठीक है, सारी पेमेंट कर देता है किसको, क्रेडिटर को, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या है, उसकी जगह पे सारे राइट्स अपने ऊपर एग्जिस्ट कर लेता है। मतलब कि जो राइट क्रेडिटर के पास थे कि वो सारा जो जो उसने उधार दे रखा है प्रिंसिपल डेटर से लेकिन वो नहीं दे पाया, तो उसके बिहाफ पे श्योरिटी ने दिया। अब श्योरिटी ने दे दिया है तो अब क्या हो गया, श्योरिटी क्रेडिटर की जगह ले लेगा, और फिर वो ऐसा माना जाएगा कि वो एक क्रेडिटर है, और वो क्रेडिटर एज ए क्रेडिटर बन करके वो प्रिंसिपल डेटर से सारा पेमेंट मांग सकता है जो उसने उसकी बिहाफ पे किया था, ठीक है। इसीलिए इसको बताया है राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। इसको बताया गया सेक्शन 140 में, ठीक है। फिर आपका इंडेमनिटी में बताया गया है टू स्यू द थर्ड पार्टी। टू स्यू द इंडेमनिटी में क्या है, टू स्यू द थर्ड पार्टी इन हिज ऑन नेम, इंडेमनीफायर हैज़ टू ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन इंडेमनीफाइड एज ए असाइनमेंट ऑफ लेटर राइट्स।
इसमें क्या है, इंडेमनीफायर है, ठीक है। मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, जो टू सू द थर्ड पार्टी इन हिज ऑन नेम, द इंडेमनीफायर हैज़ टू ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन इंडेमनीफाइड एज असाइनमेंट ऑफ लेटर राइट। मतलब यहाँ है कि किसी थर्ड पर्सन ने मतलब लॉस पहुँचाया है, ठीक है, या वाद वगैरह दाखिल कर दिया है इंडेमनिटी होल्डर पे, तो वहाँ पे जो भी इंडेमनिटी होल्डर ने जो भी अपने को डिफेंस करने में जो भी खर्चा किया है, तो उस केस में भी क्या होगा, इंडेमनिटी फायर जो होता है, मतलब आपका जिसने गारंटी दी थी, जिसने प्रॉमिस किया था लॉस से बचाने के लिए, वो उन खर्चों को भी पे करने के लिए क्या होगा, लायबल होगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया था। फिर 12 नंबर है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द ऑब्लिगेशन ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स सब्सटेंशियली ऑन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट वाइल इन ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो सब्सटेंशियली क्या होता है, डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल डेटर। मतलब अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया ना, प्रिंसिपल डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया, तभी तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है, द लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द लॉस कॉस्ट टू प्रोमिसी या अनदर फ्रॉम टू बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और अदर पर्सन। मतलब यहाँ पे है कि जो लॉस होगा वो या फिर प्रोमिसर की वजह से हो सकता है या किसी अदर पर्सन की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो हम प्रोमिसर होगा उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएंगी, ठीक है। और वो सारी पेमेंट जो भी लॉस हुआ है वो प्रोमिसी को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गारंटी है, यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ श्योरिटी, उसकी ऑब्लिगेशन मतलब उसकी लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है, तो इसमें बताया गया प्रिंसिपल डेटर इनकेस वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो। फिर 13 है आपका, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी होता है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। इट अराइजन ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डजंट पे। वो तभी, ये सेकेंडरी लायबिलिटी तभी अराइज होंगी जब वहाँ पे प्रिंसिपल डेटर वो पेमेंट नहीं कर पाता है जो उसने पहले उधार ले रखा था। इफ़ द प्रिंसिपल डेटर फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन द श्योरिटी लायबिलिटी डजंट अराइज। अगर वो प्रिंसिपल डेटर सारी अपनी पेमेंट पे कर देता है टू द क्रेडिटर, तो वहाँ पे जो श्योरिटी की जो लायबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएंगी, वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंडेमनिटी में क्या होगा, थी लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज़ प्राइमरी वहाँ, लेकिन इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटीज़ क्या है, प्राइमरी हैं। और इन केस अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस होता है तो उसी को पे करना पड़ेगा, किसी और को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि एक वही एलोन पर्सन होगा जो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी ले रखी है उसने, ठीक है। तो इसीलिए उसी के ऊपर प्राइमरी लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। 14 बात करता है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी कैन सू द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ऑन नेम आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर, ठीक है। अब क्या है, जो श्योरिटी के पास राइट्स आ जाता है, जो उसने पेमेंट की थी इन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो वो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर सू कर सकता है, वाद ला सकता है आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर, उसको पेमेंट देने के बाद, ठीक है। ही स्टेप इनटू शूज ऑफ द क्रेडिटर। मतलब ये है कि वो उसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है, जगह ले लेना। इन अदर वर्ड ही एक्वायर्स राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो राइट्स प्रिंसिपल क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिले हुए थे, वो सारे राइट्स आप किसको मिल जाएंगे, श्योरिटी को मिल जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कर सकता है, ठीक। बट इन कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में क्या होता है, द इंडेमनीफायर कांट सू ए थर्ड पार्टी। यहाँ पे लेकिन थर्ड पार्टी पे जो प्रॉमिसर होता है वो सू नहीं कर सकता है, मतलब इंडेमनीफायर जो है वो सू नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। और या देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है वो क्या है, देयर इज़ नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पार्टीज़ का वो सदस्य नहीं है, तो वो सू नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब वो लॉस जो है उनके बीच में, जो लॉस जिस पर्सन की वजह से हुआ है, तो उन पर्सन के बीच में थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम्हारी वजह से लॉस होगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो यहाँ जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज़ के बीच में है, तो सू करने का जो वाद है वो तो उन दोनों में से किसी हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें है 15, अंडर इंडियन लॉ बोथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंडेमनिटी में बी ओरल और इन राइटिंग।
जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी है या इंडेमनिटी है वो बताया गया है इंडियन लॉ में ओरल हो सकता है या राइटिंग हो सकता है, बट इंग्लिश कॉमन लॉ में बताया गया है ए कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी मस्ट बी इन राइटिंग। लेकिन जो इंग्लिश कॉमन लॉ है वहाँ पे जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी की बात की गई वो ओनली राइटिंग में बात की गई कि गारंटी जो दी जाएगी वो लिखित में दी जाएगी एंड साइन बाय द पार्टीज़ के सिग्नेचर्स होना बहुत ज़रूरी होंगे। अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज अनइन्फोर्सेबल। द कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी की बात की गई है कि वो क्या होगा, तो इंग्लिश कॉमन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी बताया गया है इट मे बी आइदर ओरल और रिटर्न, मतलब वो रिटर्न या ओरल हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी क्या है ओनली इज रिटर्न, ठीक है, वो रिटर्न ही होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।